Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 9th of August 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज क्रिएटिविटी इज अलाउइंग योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स एंड आर्ट इज नोइंग विच वॉन्ट्स टू कीप। मिंट की आज अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, रूरल लोन्स स्मॉल बिजनेस स्ट्रेस राइजिंग। सो बिकॉज ऑफ द अनइवन मानसून, sluggish demand recovery and higher interest rate, retail borrowers and the small business or SMEs are actually not able to pay or are facing difficulties or challenges to repay their loans as per the lenders. तो बेसिकली एक सर्वे कराया गया है जहाँ पर जितने सारे बैंक्स एंड लेंडर्स हैं, जैसे कि अगर बात करें SBI, नॉन बैंक लेंडर जैसे कि बजाज फिन सर्विसेज, चोलामंडलम फाइनेंस, L&T फाइनेंस, इन सब से पूछा गया है कि उनके जो लोन है उसमें रिकवरी किस तरीके से है। तो जितने भी लेंडर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अनइवन मानसून की वजह से, लो डिमांड रिकवरी की वजह से और हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो रिटेल बोरोवर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो अपने लोन का टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हायर है, डिमांड रिकवरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, जैसे कि उनका बिजनेस जो है वो पिकअप नहीं कर पा रहा। कई सारे एरियाज़ में इन जाके में अनइवन मानसून देखने को मिला है, कहीं पर बाढ़ की सिचुएशन है या कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जो फार्मर्स की इनकम है, वो भी इम्पैक्ट कर रही है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो इन्फ्लेशन है वो भी राइज कर रही है, जिसकी वजह से रिटेल बोरोवर्स, जो छोटे छोटे बोरोवर्स हैं, हाउस होल्ड बोरोवर्स हैं, जिन्होंने छोटे छोटे लोन्स लिए हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे या उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो रिड्यूस हो रही बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से उनके लोन का, जो उन्होंने लोन लिया था, उसका टाइमली रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है। और ऐसा कई सारे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और जितने भी बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग लेंडर्स हैं, उनका ये मानना है कि बिकॉज ऑफ द lending binge in the past that now these days led to oversupply of credit and high indebtedness, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी इनकम उतनी नहीं हो पा रही है या जो इनकम है वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से डिस्पोज ऑफ हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं एंड दिस मे लीड्स टू हाई इंडेप्टनेस। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चैलेंज है, रूरल कंज्यूमर्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, NBFCs हैं, दे आर टेकिंग द प्रीएम्प्टिव मेजर्स टू सेफगार्ड देयर बैलेंस शीट, क्योंकि डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इसी डीले की वजह से, पेमेंट में डीले की वजह से हो सकता है NPA में इंक्रीज हो, जिससे कि जो बैंक्स हैं, नॉन बैंक्स लेंडर्स हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ फिर से इम्पैक्ट करे। एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ दीज डेज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर टेकिंग द प्रीएम्प्टिव मेजर्स टू सेफगार्ड देयर बैलेंस शीट। इसके अलावा जो अदर NBFCs हैं वो और भी मेजर्स ले रही हैं, जहाँ पर लोन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, जिससे कि आगे एक सडन क्राइसिस की सिचुएशन देखने को ना मिले। सो दिस इज अ डिक्लाइन इन 2-3 व्हीलर एंड फार्म्स ट्रैक्टर सेल्स इंडिकेट स्लो डाउन इन रूरल डिमांड। Apart from it, uneven rainfall also delays the kharif sowing and that is impacting the income of farmers। और इनकम इम्पैक्ट कर रही तो डेफिनेटली उनका जो लोन का रीपेमेंट है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और रूरल कंजप्शन सबड्यूड सिंस जून 2022 टू जून 2023। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। कॉस्ट कैन मूव NCLTs टू लिफ्ट वेल ऑन अनहिडन बेनिफिशियल ओनर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग अगर कंपनीज चाहें तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT अप्रोच कर सकती हैं। किस बात के लिए अप्रोच कर सकती हैं? अपने किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, ये जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनके सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप को जानने के लिए या उन्हें मजबूर करने के लिए कि वो अपने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप को डिस्क्लोज करें जिनका स्टेक 10% है से या उससे ज़्यादा है कंपनी में।
अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं इस न्यूज़ के, तो आपको याद होगा पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हमने ये बेनिफिशियल ओनरशिप का टर्म बहुत ज़्यादा सुना था, क्योंकि उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने एफडीआई, स्पेशली ऐसी एफडीआई जो कंट्री से जो बॉर्डरिंग नेशन है, इंडिया के जो बॉर्डरिंग नेशन है, उनसे जो एफडीआई आता था उस पर रोक लगा दी थी। और स्पेशली चाइना को टारगेट करने के लिए ये मेजर लिया गया था, क्योंकि चाइना इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दी थी। उसके बाद देखा गया था कई सारे जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं वो डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के थ्रू, डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, और जहाँ पर उनका बेनिफिशियल ओनरशिप या एक्चुअल ओनरशिप डिस्क्लोज ही नहीं हो रही थी कि एक्चुअल ओनर कौन है उस इन्वेस्टमेंट का, या एक्चुअली कौन बेनिफिट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट से। और उसी की बात से गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने ये बेनिफिशियल ओनरशिप का क्लॉज लगाया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ पर बेनिफिशियल ओनरशिप का डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है। तो उसी कंटेक्स्ट में, जिससे कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई कर ले कि कहाँ कहाँ से किस किस कंट्री से एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राउंड ट्रिपिंग के थ्रू कहीं इन्वेस्टमेंट ना आ रहा हो, थर्ड कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना आ रहा हो, किसी ऐसी कंट्री के थ्रू जिसको हमने टैक्स बेनिफिट दे रखे हैं। तो एक्चुअल ओनर और बेनिफिशियल ओनर को पहचानने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लाया था। अब उसी के कंटेक्स्ट में ये एक्सटेंशन है, जहाँ पर अब एमसीए ने भी बोला कंपनीज चाहें तो अपने किसी भी इंडिविजुअल, सस्पेक्टेड इंडिविजुअल जिसका 10% से ज़्यादा या 10% तक का शेयर है कंपनी में, उसको उसके एक्चुअल ओनर को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनीज जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जा सकती हैं। द ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग अल्टीमेट नेचुरल पर्सन और एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स और द ट्रू ओनर्स लाइज विद द कंपनीज। तो जो लेजिस्लेटिव चेंज फरवरी 2019 में लाए गए थे, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के, हर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का जो एक्चुअल ओनर है, जो नेचुरल पर्सन है, जो ट्रू ओनर है, उसको डिस्क्लोज करें। और अगर कंपनीज के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लेकर के, या वो इन्फॉर्मेशन कई सारी लीगल एंटिटीज़ के लेयर्स में छुपी हुई है, तो उसको लेकर के कंपनीज जो है वो NCLT जा करके अपील कर सकती हैं। द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट encompasses individual with significant beneficial ownership, सिग्निफिकेंट कंट्रोल थ्रू शेयर होल्डिंग्स और अदर लीगल अरेंजमेंट, जहाँ पर कंपनीज को प्रॉपर डिस्क्लोजर करना था, जहाँ पर डिविडेंड रिसीव करने के राइट है। तो कौन ओनर है, किस लीगल अरेंजमेंट्स के थ्रू उसका इन्वेस्टमेंट आया है, कितना डिविडेंड वो रिसीव कर रहा है, किसकी कंट्रोलिंग पावर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ओनर्स मत मीन्स जिम्मेदारी, कंपनीज की जिम्मेदारी। और कंपनीज के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो सिंपली NCLT जा करके उस इंडिविजुअल, सस्पेक्टेड इंडिविजुअल से ये इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। और इसीलिए जो मिनिस्ट्री है वो कंपनीज को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की भी बात करिए। आप प्रोएक्टिव मेजर्स लीजिए इस नेचुरल पर्सन, ट्रू ओनर या एक्चुअल बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसको रिपोर्ट करिए अपने सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स रिपोर्ट में। और इसके लिए कंपनी चाहे तो नोटिस भी इशू कर सकती है किसी एक सिग्निफिकेंट ओनर या सस्पेक्टेड सिग्निफिकेंट ओनर को, जिसमें कंपनी को सस्पेक्ट है कि कोई और एक्चुअली ये है, और वो अपने प्रॉक्सी को GM अटेंड करने के लिए भेज रहा है इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग दैट GM बाय देमसेल्व्स। तो कंपनी चाहे तो नोटिस भी इशू कर सकती है किसी भी पर्सन को रिगार्डिंग दिस इशू। तो बेनिफिशियल ओनर से रिलेटेड कई सारे इश्यूज को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्लैरिफाई किया है अपने मंथली अपडेट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, कार्लेल टू बाय 30% ऑफ क्वेस्ट ग्लोबल फॉर $500 million। तो कार्लेल हैज एग्रीड टू एक्वायर सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक, नॉट मेजॉरिटी, माइनॉरिटी स्टेक इन इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम क्वेस्ट ग्लोबल। तो 30% जो है वो कार्लेल जो है अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन में खरीदेगी। दोनों ही कंपनीज ने कलेक्टिवली इस बात पर भी एग्रीमेंट किया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी रिमेनिंग शेयर्स जो हैं वो दोनों ही कंपनीज मिल करके खरीद लेंगी। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल हम अदर न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। गवर्नमेंट टू अनवेल ₹4,126 करोड़ पेमेंट सिक्योरिटी फंड फॉर ई-बसेस। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो 4,000 जो ई-बसेस हैं उनका टेंडर कैंसिल कर सकती है, और इसका इम्पैक्ट हमें गवर्नमेंट का जो ई-मोबिलिटी और इको फ्रेंडली जो सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो टारगेट है उस पर उसका इम्पैक्ट हमें देखने
मिल सकता है। अब उसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है जिससे कि इको फ्रेंडली सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया जा सके और ई बसेस को लेकर के जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो एक्चुअली में फेल ना हो। क्या स्टेप लिया है गवर्नमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 4126 करोड़ का पेमेंट सिक्योरिटी फंड जो है वो रिलीज़ करने जा रही है, जिससे कि गवर्नमेंट 38,000 जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ई बसेस हैं ऑल अक्रॉस द कंट्रीज, उसका प्रोक्योरमेंट स्ट्रीमलाइन कर सके। और ये पेमेंट जो है 4126 करोड़ का, ये कैसे काम करेगा? तो इस पर्टिकुलर पेमेंट्स सिक्योरिटी फंड के थ्रू गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि जो ई बसेस के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिक्योर और टाइमली पेमेंट रिसीव करें अपने प्रोडक्ट्स का या अपनी ई बसेस का, जो कि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज को सप्लाई कर रहे हैं। तो जो टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है गवर्नमेंट टेंडर में, इस टेंडर में नहीं, गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स आते हैं उसमें पेमेंट डीले एक बहुत बड़ा इशू होता है कि सर्विसेज जो है वो सब प्रोवाइड कर दी जाती हैं, प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो कई मंथ्स तक डिले रहता है। इसकी वजह से भी कई जो एलिजिबल टेंडर या एलिजिबल कंपनीज होती हैं वो उस टेंडर में अप्लाई ही नहीं करती इसी वजह से। तो कुछ लूप होल्स को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने 4126 करोड़ का पेमेंट सिक्योरिटी फंड जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सिक्योर और टाइमली पेमेंट रिसीव हो उनकी ई बसेस का। एंड दिस फॉलोज द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट इन रीसेंट ई बसेस टेंडर। इसके अलावा जो जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल चैलेंजेस, अगर हम ई व्हीकल्स को देखें, ई मोबिलिटीज़ को देखें, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है और उतने ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें टाइमली पेमेंट चाहिए होता है। इसी वजह से कई बार बिडर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते बिकॉज ऑफ द लो बैंकेबिलिटी ऑफ ई बसेस लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट रिमूव करना चाह रही है और इसी के लिए 4126 करोड़ का पेमेंट सिक्योरिटी फंड जो है वो डेवलपमेंट में है और बहुत जल्द ही अपकमिंग मंथ्स में इस पर्टिकुलर बहुत जल्दी आगे अपकमिंग मंथ्स में हमें ये जो पेमेंट सिक्योरिटी फंड है फॉर ई बसेस ये रिलीज होता हुआ दिखेगा गवर्नमेंट के साइड से। प्राइमरी पर्पस इस फंड का है to aid the government in achieving the ambitious target for deploying 50,000 e-buses by 2027 under $10 billion। तो जो नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम है जिसको कल हमने डिस्कस भी किया था, NEBP जो प्रोग्राम है उसके टारगेट को अचीव किया जा सके। 2027 तक का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, तो उस टारगेट को विदाउट एनी ब्रेक अचीव किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये पेमेंट सिक्योरिटी फंड जो है वो रिलीज़ किया है। लेट अस सी, ये हो सकता है इस पेमेंट सिक्योरिटी फंड के बाद हमें जो टेंडर्स हैं उसमें और अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिले। सो दिस इज ग्रीन track 4,127 crore fund to help government deploy 38K buses and 1,241 crore to be provided by US government in this regard and 2,885 crore to be invested by Indian government। तो US और इंडियन गवर्नमेंट मिल करके इस पर्टिकुलर कॉर्पस को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि इंडिया में ग्रीन मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, IDBI बैंक फाइनेंशियल बिड्स लाइकली बाई Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। तो अगर हम IDBI बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो पिछले कई सालों से इस प्रोसेस को हम सुन रहे हैं, कई सारे लीगल हर्डल्स थे इसमें। तो फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है, जो स्टेट ओन लाइफ इंश्योरेंस LIC के थ्रू IDBI में जो स्टेक था गवर्नमेंट का, उसके थ्रू प्रोबेबली हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो IDBI है उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें हमें फर्दर डिले देखने को मिल सकता है। तो जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट स्टेक है IDBI में और जो LIC के थ्रू है, दैट माइट इनकाउंटर प्रोसीजरल डिले। तो जो एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बिड की टाइमलाइन थी, क्या टाइमलाइन थी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 तक हम IDBI बैंक की जो फाइनेंशियल बिड है उसको निकाल देंगे, फाइनेंशियल बिड को निकाल देंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक जो गवर्नमेंट का और जो LIC का जो शेयर है उसकी वजह से प्रोबेबली जो फाइनेंशियल बिड है ये डिले हो सकती है एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और अगर इंटायर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो फाइनेंशियल बिडिंग जो है वो, तो इंटायर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो फाइनेंशियल बिडिंग है ये सेकेंड सिग्निफिकेंट स्टेप होता है
फॉलोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पोटेंशियल बिडर। तो सबसे पहले EOI गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट करती है, देन फाइनेंशियल बिडिंग। तो फाइनेंशियल बिडिंग के लिए टारगेट सेट किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 24 का Q3, और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल बिड में ऐसा एंटिसिपेट किया था कि बिडर्स आर रिक्वायर्ड टू कोट द ट्रांजैक्शनल फी एज अ परसेंटेज ऑफ देयर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, और जिसको गवर्नमेंट इक्विटी में ऐड कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल फीस को कोट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इसमें जो बिडर्स होते हैं वो। और इसके बाद RBI जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग करती है फिट एंड प्रॉपर असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू जो पोटेंशियल बिडर्स हैं उनको। लेकिन अब यही जो फाइनेंशियल बिड है ये डिले हो सकती है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि सितंबर तक प्रॉपरली बिडिंग आने की प्रोसेस थी, बट प्रोसीजरल डिले की वजह से हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो, तो फिर IDBI बैंक का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो फिर से डिले हो सकता है, जो पिछले कई टाइम से डिले चल रहा है। सो व्हाट इज एट स्टेक? सो अर्लियर दिस ईयर सेंटर हैज़ रिसीव मल्टीपल EOI स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स, जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी थे और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थे। तो जो 60.72% का स्टेक है गवर्नमेंट में, डायरेक्ट स्टेक और LIC के थ्रू जो IDBI में स्टेक है उसको ऑफलोड करने की बात थी। तो ऑफर में दोनों ही थे, यानी 30.48 जो गवर्नमेंट का स्टेक है, 30.24 जो कि LIC का स्टेक है, दोनों को ही गवर्नमेंट ऑफलोड करना चाह रही है। IDBI स्टेक सेल इज क्रूशल फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल ईयर 24 डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, जो कि 51,000 करोड़ का टारगेट रखा गया डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग से गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में रखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट से हम अप्रॉक्सीमेटली 51,000 करोड़ का फंड रेज करेंगे। तो फिलहाल के लिए टारगेट के लिए IDBI का स्टेक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये चूँकि डिले हो रहा है तो हो सकता है गवर्नमेंट अपने इस फाइनेंशियल ईयर 24 का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है उसको भी गवर्नमेंट अचीव ना कर पाए। सो लेट अस सी कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है, तब हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। FPIs कीप डेट मार्केट बेट स्टेडी डिस्पाइट फॉलिंग बॉन्ड यील्ड गैप। अगर इस साल की हम बॉन्ड मार्केट को देखें तो इस साल बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड है, the narrowing spread of yield between the benchmark 10-year Indian bonds and 10-year US Treasury bonds, तो इन दोनों के बीच जो 10 जिन्हें जनरली हम बेंचमार्क इंडाइसेस भी मानते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो 10 साल के जो बॉन्ड होते हैं 10 ईयर्स के जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, दे एक्चुअली बेंचमार्क फॉर सेटिंग द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है इंडियन मार्केट में वो कितना रहेगा। तो अगर हम इंडियन 10 ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड और 10 ईयर्स US ट्रेजरी बॉन्ड को देखें तो इन दोनों के बीच में जो यील्ड होती है, यील्ड का जो स्प्रेड है वो नैरो डाउन हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम डोमेस्टिक डेट मार्केट को देखें तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक डेट मार्केट। जनरली अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की या फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो किसी भी इमर्जिंग मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में उन्हें हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उनको जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उनका वो हायर होता है, जिसकी वजह से वो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो इंडिया जो कि एक डेवलपिंग मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, और US जो कि एक डेवलप मार्केट है, इन दोनों के ही बीच में जो बॉन्ड यील्ड का जो स्प्रेड है वो नैरो डाउन हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, या मतलब जो डिफरेंस होता था 10 साल के गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में और US गवर्नमेंट बॉन्ड में, उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन जो मार्केट है, जो इंडियन डेट मार्केट है, उसमें FPIs का इन्वेस्टमेंट हमें कंटिन्यूसली देखने को मिला। और this trend is actually backed by stable currency and less volatile bond market. तो 2023 में जो FPIs हैं they have been the net buyer in debt market, और 2019 से ये पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है। अगर यील्ड स्प्रेड की बात करें कि US के बॉन्ड जो हैं और इंडियन बॉन्ड की अगर यील्ड स्प्रेड की बात करें तो दोनों के बीच में जो यील्ड स्प्रेड रहा दैट स्टूड अप्रॉक्सीमेटली 3.14% ऑन ट्यूसडे, और ये अपने पिछले 10 सालों का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है या सबसे नैरोएस्ट स्प्रेड है पिछले 1 डिकेड का, यानी 10 सालों का। लेकिन इसके बावजूद भी इस लेस स्प्रेड की लेस नैरोइंग स्प्रेड के बावजूद भी जो FPIs हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन डेट मार्केट बिकॉज ऑफ द स्टेबल करेंसी एंड लेस वोलेटाइल बॉन्ड मार्केट। जो हमें फ्लक्चुएशंस इंडियन बॉन्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, करेंसी जो है वो स्टेबल है
और जिसकी वजह से जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर मोर फोकसिंग ऑन एब्सोल्यूट रिटर्न एट दिस मोमेंट एज पर द रिपोर्ट। तो स्प्रेड पर ज़्यादा फोकस नहीं है, वो एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं, ऐसा मार्केट एनालिस्ट का कहना है। एंड मेनी ओवरसीज इन्वेस्टर्स आर परसीविंग कि भले ही जो इमर्जिंग मार्केट हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करने से करेंसी रिस्क तो आ रहा है, लेकिन अगर इंडियन रुपी की बात करें, अगर इंडियन रुपी का हम फ्लक्चुएशन देखें या डेप्रिसिएशन देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है कि उनके रिटर्न्स जो हैं वो निगेटिव टर्न हो। एंड दैट इज़ वाई FPIs आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन मार्केट। और अगर एक्चुअली में हम देखें भी इंडियन रुपी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 23 में, अगर हम देखें भी फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो इंडियन रुपी 0.12% तक केवल डेप्रिशिएट किया है कंपेयर टू 2022 व्हेन इंडियन करेंसी वीकन मोर देन 10%। 2022 में ज़्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिला था, 10% का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स इंडियन करेंसी वर्सेस USD। तो USD के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी 10% तक डेप्रिशिएट हुई थी या डिवैल्यूएट हुई थी। जबकि 2023 अगर इसका देखें तो Q1 खत्म हो चुका है, Q2 भी खत्म होने वाला है, और केवल अभी तक 0.12% का डेप्रिसिएशन या हमें देखने को मिल रहा है, डिवैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि इंडियन करेंसी मोर और लेस स्टेबल है। और इसी स्टेबल करेंसी की वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन मार्केट। जबकि अगर हम अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग की वजह से हमें करेंसीज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो बॉन्ड मार्केट स्टेबिलिटी की वजह से, बॉन्ड मार्केट की बात करें तो 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसमें केवल 17 बेसिस पॉइंट का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जबकि अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर शोइंग मच डिक्लाइन। तो इस समय इंडियन बॉन्ड मार्केट एक स्टेबल ऑप्शन ऑफर कर रही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन डेट मार्केट थ्रू बॉन्ड्स। So this is tracking the spread average yield gap in terms of percentage 2008 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है। You can just have the glimpse of it. अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एमिंग फॉर 20% ऑफ सेल्स टू बी EV ड्रिवन बाय 2031। तो ये इंटरव्यू है मिस्टर RC भार्गव, जो कि चेयरमैन है MSIL के। तो रिसेंटली MSIL ने बहुत सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के, और हमने कवर भी किया अगर आप रेगुलर हैं चैनल पर तो उसी को लेकर के उनका इंटरव्यू है। तो उसी को लेकर के इनका इंटरव्यू है मिस्टर RC भार्गव का, जहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से मारुति जो है वो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्रिवन अपनी स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में 2031 तक मारुति जो है अपने ग्रोथ का अपने सेल का 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्स्टिट्यूट करेगी। मतलब मारुति का कहना है कि 2031 तक हम जितने भी व्हीकल सेंड करेंगे, जो सेल ग्रोथ होगी हमारी, उसमें हमारा 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। मारुति ने रिसेंटली बहुत सारे डिसीजन भी लिए हैं, डीजल व्हीकल को स्क्रैप करने से लेकर के अपने बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा, इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको पता होगा कि रिसेंट क्या डिसीजन मारुति ने लिए। तो इन सारे पॉइंट्स पर ये इंटरव्यू है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस इंटरव्यू इन डिटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टेंडर प्रोसेस फॉर लार्ज प्रोजेक्ट इज ब्रोकन, नाइक। तो ये भी एक मोरलेस इंटरव्यू है। किसका इंटरव्यू है? मिस्टर अनिल M नायक का, who is outgoing chairman of Larsen & Toubro L&T, India's largest construction and engineering conglomerate। और यहाँ पर उन्होंने इंडियन जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें जो कुछ लूप होल्स हैं उनकी बात कही है। तो इनके अकॉर्डिंग, मिस्टर नायक के अकॉर्डिंग, जो टेंडरिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किए जाते हैं, दैट टेंडरिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इज एक्चुअली ब्रोकन, और उसको अर्जेंटली फिक्स करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो कॉस्ट ओवररन हो रहा है प्रोजेक्ट में, जो कंस्ट्रक्शन इंडियन जो प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, कि एक तो इनमें टाइम डिले होता है, कंप्लीशन टाइम जो है वो डिले होता है, पेमेंट डिले होता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो ओवर रन कर जाती है। तो उसी को लेकर के मिस्टर नायक का कहना है कि गवर्नमेंट की जो टेंडरिंग प्रोसेस है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज़ एक्चुअली ब्रोकन, और उसको अर्जेंटली फिक्स करने की ज़रूरत है अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो ओवर रन ना करे। तो बिजनेस स्टैंडर्ड से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था वेडनेसडे को, उसी में ये सारे
इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए। ये भी एक इंटरव्यू है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिटेल में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन स्टार्टअप्स एड $400 million इन गेन्स टू सॉफ्ट बैंक विजन फंड। तो अगर जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्ट बैंक की बात करें, जो कि इंडिया में एक मेजर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स है, स्पेशली जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनमें, सॉफ्ट बैंक सिग्निफिकेंटली इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर देखें इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडियन स्टार्टअप्स हैं सॉफ्ट बैंक के, तो जोमेटो, पेटीएम, डिलीवरी, पीबी फिनटेक, ये इसके इंपॉर्टेंट जो हैं वो इंडियन स्टार्टअप्स हैं। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कलेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली $400 million कंट्रीब्यूट किया है, किस में, सॉफ्ट बैंक के विजन फंड में ड्यूरिंग द एंड ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, यानी जून क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली $400 million का कंट्रीब्यूशन किया है जो सॉफ्ट बैंक हैं उसके इंडियन पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स ने। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम देखें तो पेटीएम ने किया है। पेटीएम ने अप्रॉक्सीमेटली $200 million का कंट्रीब्यूशन किया है। जोमेटो और डिलीवरी ने अप्रॉक्सीमेटली $100 million का, और इसी तरीके से जो अदर पीबी इन्फेटेड उन्होंने रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन किया है। तो सॉफ्ट बैंक के विजन फंड में जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग देयर प्रॉफिट शेयर। सो दिस इज सॉफ्ट बैंक विजन फंड 1 डेटा फॉर क्वार्टर एंडेड June 30, 2023 इन टर्म्स ऑफ $1 million। तो पेटीएम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, जोमेटो, डिलीवरी और पीबी। पीबी स्टैंड्स फॉर पॉलिसी बाजार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्राई वांट्स टू नो व्हाई चैनल टैरिफ शुड बी रिवाइज्ड। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो इशू किया है, जहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स हैं उनसे कई सारे जो ऑलरेडी कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया है। जहाँ पर ये डिस्कस किया गया कि कस्टमर फीस कितनी है, वेदर D2H जो ऑपरेटर्स हैं शुड बी मैंडेटरली प्रोवाइडेड फ्री टू एयर चैनल, इसके अलावा क्वालिटी, इंटरकनेक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, टैरिफ, इन सब को लेकर के भी जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है उससे डिस्कशन कर रही है ट्राई। एंड दिस पेपर विल ऑल्सो डिस्कस और लुक इनटू द इशू ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स, लोकल केबल ऑपरेटर्स। तो कई सारे जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको कवर करने की कोशिश करी जा रही है इस डिस्कशन पेपर में। इसके अलावा ट्राई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज किया है कि जो चैनल टैरिफ्स हैं उनके रिवीजन की क्यों ज़रूरत है, वाई दीज चैनल टैरिफ्स नीडेड टू बी रिवाइज्ड। क्योंकि कई सारे जो इश्यूज थे, जो 3rd अमेंडमेंट आया है न्यू टैरिफ ऑर्डर जो नवंबर में इशू किया है ट्राई ने, उसमें कई सारे इश्यूज जो हैं वो कवर नहीं किए गए हैं। तो कस्टमर फी, टैरिफ, इंटरकनेक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, फ्री टू एयर चैनल्स, इन सब को लेकर इस पेपर में डिस्कशन होगा। प्रोबेबली कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है नेक्स्ट अमेंडमेंट में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।